जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपके सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यार मैं पाकिस्तान के बारे में जब सोचता हूँ ना, तो मैं पाकिस्तान को ऐसा नहीं देखना चाहता जैसा वो अब है। मैं पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहता हूँ। मैं चंद हाथों के अंदर जकड़ा हुआ पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी की राय का भी उतना ही एहतराम हो जितना खास लोगों की राय का एहतराम होता है। बंद कमरों के अंदर बैठ के 10 लोग फैसला करें, इससे बेहतर है 10 करोड़ लोग एक सूबे के फैसला करें कि वहां क्या होगा। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर से रूल ऑफ लॉ है, आजादी इज़हार राय हो। अगर तो जमहूरी निज़ाम चलाना है तो प्रॉपर जमहूरियत के तरीके से चले, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो, लोगों को राय कायम करने की आज़ादी हो, और जिसका जो काम है वो उतना काम करे। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं। यानी जिन मुल्कों में भी मैं घूमता रहा हूं साबिर भाई, आपने भी कई मुल्क ट्रेवल किए हैं, यहां और पाकिस्तान में फर्क क्या है? हमारे वसाइल भी ज्यादा है, मैन पावर भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लोग भी बहुत अच्छे हैं, नौजवानों की तादाद भी ज्यादा है। फर्क सिर्फ सिस्टम का है। सिस्टम का, इनका सिस्टम पब्लिक को डिलीवर करता है, हमारा सिस्टम पब्लिक को डिलीवर नहीं करता। हमारा सिस्टम पब्लिक से छीन कर चंद मखसूस लोगों को डिलीवर करता है। यह फर्क जब पैदा हो जाएगा तो पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं पाकिस्तान एक ऐसी वेलफेयर स्टेट बने जिसमें लोगों की राय का एहतराम किया जाए, कवानीन लोगों के लिए बने और लोगों के लिए इंप्लीमेंट हो, और रूल ऑफ लॉ हो वहां पे। मेरे साथ ये हाफिज आसिम मुनीर साहब ने किया ना जो किया, इन्होंने मुझे अगवा करवाया एजेंसियों से। इन्हीं को पता था, लोग इनसे जाके बातें भी करते रहे। जो लोग इनको मिले, इन्होंने मेरे बारे में जो जो बातें की, आर्मी चीफ ने, मुझे सारी बातें पता है। इन्हें क्या लगता है कि इन्होंने मेरे बारे में किसी के साथ कोई बात की और उसने आकर मुझे नहीं बताया? देखें, इन्होंने रिटायर हो जाना, चले जाना है। उनको ये पता है कि इमरान रियाज ने, साबिर शाकिर ने यही रहना है, हामिद नवीर ने भी यही रहना, बाकियों ने भी यही रहना, आरिफ हमीद भट्टी ने कल को दोबारा वही काम करना जो वो पहले कर रहे थे। सबको पता है। तो वो लोग जिन्हें ये बैठ के बातें करते हैं वो आकर हमें बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं, और वो इसलिए बताते हैं कि भाई इनके साथ तो ताल्लुक हमेशा रखना है, इन्होंने तो रिटायर होकर चले जाना है। जी। तो वो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल से कभी बदुआ नहीं निकली। ये इस दुनिया को ना, पाकिस्तान को, ये दुनिया की अवाम की नजरों से भी देखें कि अवाम क्या मासूम। साबिर भाई देखें, इनका ये सिर्फ ना, मैं बताऊं, ये अपने डोमेन में वापस चले जाएं, छोटे दिमाग के साथ चले जाएं, बड़े दिमाग के साथ चले जाएं, अपनी डोमेन में वापस जाए। भजन तानू तनख्वाह मिलती है, अपना काम करो, लोगों को उन्होंने काम करने दो। देखें, जो एक्चुअली जिम्मेदारी है ना वो सियासतदानों की है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था कि सियासतदानों को इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे फायदा उठाना चाहिए। सियासतदान होंगे तो फिर है ना सर, उन्हें देखें, उनको यह सोचना चाहिए कि 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, 2 दफा एक बंदा सदर रह चुका है, दूसरा जो इस वक्त का वजीर आजम है वो दूसरी दफा का वजीर आजम है, एक 3 दफा वजीर आजम बन चुका है। ये बड़े सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं और पुराने लोग हैं। चाहे इनकी मंजी ठुक गई है, जो भी हो गया, अब इमरान खान की मकबूलियत से डरने की बजाय उससे फायदा उठा के एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए पैक कर दें कि जनाब ये आपका रोल है, इससे बाहर आज के बाद आपने नहीं निकलना। इससे अलावा आपको कौन सा मौका मिलेगा? फर्ज करें इमरान खान ये सारा खुद ही कर लेता है पब्लिक के साथ मिलकर, तो आप मुझे बताएं इनके पास मौका होगा दोबारा? नहीं, इनके पास तो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करेगी, ये बात है। ये मेरे से आप लिख कर रखें कि पाकिस्तान के मुल्क की जो पब्लिक है वो एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करेगी। आज करे, 2 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, ये होना है, एक दफा होना। पाकिस्तान की पब्लिक ने एस्टेब्लिशमेंट को फिक्स करना है। ये सियासतदान फैसला करना है, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिक्स होना है या पब्लिक के साथ खड़े होना है। उसकी वजह है कि मैं आपको बताऊं, आपको भी पता है, 3 साल तो मुझे हो गए बाहर, 3 साल से ज्यादा हो गए। मुझे जो भी बंदा मिलता है ना जी, वो कहता है, एक ही जुमला बोलता है कि जिन पे हम एतबार करते थे, जिनको हम अच्छा समझते थे, जिनके साथ हम वफा करते थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। ये किसी का नाम नहीं लेते, वो लोग मायूस हुए ना, मायूस हुए, लोग मायूस हुए, और लोग अपने इदारे से मायूस हुए। लोग कहते हैं जी बड़ा हमारा वो इदारा, रोमांस था, मान था फौज के साथ। देखें, पाकिस्तान की अवाम का एक रोमांस था जो अब भी है। अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो वो है, लेकिन जब वो पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ते हैं फिर वो नहीं है। देखें, इमरान खान को मार के कौन सा फौजी मकबूल हो सकता है इस मुल्क में? सवाल ही पैदा हो ही नहीं सकता। देखें, इन्होंने, सुहेल वड़ाइच साहब ने, हमारे कुछ और दोस्तों ने एक बयानिया बनाया, अंसार अब्बासी साहब, कुछ और दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर साहब बहुत मकबूल हो गए। जी हाँ, मैंने सर्वे करवा लिया।
बिल्कुल। वो उसकी हमने गिनती करवाई, वो 12-13 हजार उसके ऊपर कमेंट्स आए हुए। और हमने सर्वे करवाया था बॉट से बचने के लिए कि मैसेज में आप लिखें 1 और 2। सर वो तकरीबन कोई हम 1000 के करीब चेक करते थे तो कोई 10 के करीब निकलते थे आसिम मुनीर साहब के। 100 में से 1% से भी कम आसिम मुनीर साहब की मकबूलियत है इमरान खान के मुकाबले में। और ये मैं सर्वे कभी नहीं करवाता। देखें, एक सरकारी मुलाजिम का, सिक्योरिटी ऑफिसर का एक लीडर के साथ, वो भी कौमी सतह का लीडर, मवाजना बनता ही नहीं है। आप ऑरेंजेस को और एप्पल्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक आदमी की ड्यूटी अलग है ना, वो सिक्योरिटी ड्यूटी पे सरकारी मुलाजिम है, रिटायर होगा घर जाएगा। एक आदमी कौम का लीडर है, लोगों ने उसको लीडर तस्लीम किया हुआ, उसका कुछ और रहा है। तो मामला यह है कि इसमें कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन हमारे दानिश्वर इतने अकलमंद हैं, इन्होंने वो कंपैरिजन कर लिया। तो मैंने इसीलिए वो पब्लिक के सामने रखा कि यार पब्लिक से पूछ लेते हैं। ये इनका नाम, इनके अलावा 25 साल मैंने गुजारे हैं इस्लामाबाद में। परवेज मुशर्रफ साहब का ना रीसेंट पास्ट वही है ना, परवेज मुशर्रफ साहब को जाके कहते होते थे, ऐसे ऐसे लोग उनको जाके कहते थे कि जनाब बाहर तो आपका तूती बोल रहे हैं, आप बस जी जनरल साहब आप तुन के रखो। वो ये जितने भी कहने वाले थे ना, उन सब ने उनको कब्र पे पहुंचा। जनरल साहब का बेड़ा गर्क, अच्छा जनरल साहब का बेड़ा गर्क हुआ, साथ काफ लीग कभी हो गया। सारे ये नून लीग को, पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं समझ आ रही कि काफ लीग खुद तबाह नहीं हुई, उन्हें सियासत भूल नहीं गई थी, वो तबाह हुए एक डिक्टेटर के साथ जुड़ने की वजह से। आज ये भी फौज के, आप देखे ना नवाज शरीफ साहब के, वो मैं पोस्टर देख रहा था, एक आसिम मुनीर फोटो है, एक मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, यौम तकबीर। उससे पहले जो बयानुल मरसूस, वहां पे आर्मी चीफ और बाकी सारे। फिर उसके बाद जनाब इनका इलेक्शन कैंपेन समरियाल की, वहां पे आर्मी चीफ की फोटो लगा के वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं इनके उम्मीदवार। अब ये क्या हो रहा है? यानी पीएमएलएन ने ये मान लिया है बतौर सियासी जमात कि हमें आसिम मुनीर साहब लीड कर रहे हैं या हमने उनके नाम पे वोट लेना है। ये वो अपनी जमात के साथ ज्यादती कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इलेक्शन जितवा सकती है, लेकिन जाना उन्हें पब्लिक के पास है। ये पोस्टर साबिर भाई ये जितवा नहीं सकती, फॉर्म 47 दे सकती सर। ये देखें ना, डिजिटल मीडिया का फॉर्म 47 ये जितने पोस्टर बन रहे हैं ना, आपको क्या लगता है ये पोस्टर गायब हो जाएंगे? शहरयार अफरीदी का एक स्टेटमेंट था, जी हाँ, एक स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, उसकी जान ही नहीं छोड़ रहा वो स्टेटमेंट। हालांकि थोड़े दिन पहले उसने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है, उसने डिफरेंट स्टेटमेंट दिया, उसने कहा गलती जो वो माना गलत, लेकिन शहरयार अफरीदी की जान नहीं छोड़ रहा वो स्टेटमेंट आज तक। आप मुझे बताएं इनकी ये जान छोड़ेंगे ये पोस्टर? बिल्कुल नहीं। ये बैनर्स, ये जो सारी हरकतें ये कर रहे हैं, ये इनकी जान छोड़ेंगे? जो वीडियोस ये बना रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा इस पे होता है आजकल, गुफ्तगू हमारी लंबी हो रही है। जी मैं वही देख रहा था। हाँ, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन सी खिदमत अदा कर रहे हैं कि जनरल साहब जी इमरान खान साहब से बड़ी नफरत करते हैं। अच्छा, ये जो कि मैं उन टाउट्स के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें गैरत अता फरमाए। देखें, हम भी साबिर भाई, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक दौर में, लेकिन खुदा की कसम इस लेवल पे कभी नहीं हम आते। हमने अपनी एक इज्जत बरकरार रखी हुई थी। हमसे रिक्वेस्ट कर सकती थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमें ऑर्डर नहीं दे सकती थी, और रिक्वेस्ट भी सिर्फ वो बॉर्डर के मामलात में करते थे कि जनाब फलाना बॉर्डर है, वहां पे साबिर शाकिर साहब जा रहे हैं, या अरशद शरीफ साहब जा रहे हैं, या इमरान रियाज साहब आप जा रहे हैं, फलाना जा रहा है, वजीरिस्तान को देख लें, ऑपरेशन को देख लें, बॉर्डर को देख लें। ये कामों के लिए हमें रिक्वेस्ट करते थे। जब ये इनका पीएमएलएन के साथ झगड़ा हुआ तो नैब के थ्रू हमारे पास सारी फाइलें आई और चीजें आई, हमने उन्हें स्टडी किया, इनसे सवाल पूछे, इनके बाद जवाब ही कोई नहीं थे। मामला यह है कि हमने कभी भी इस तरह तो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जिस तरह पे ले गए कि जनाब आर्मी चीफ इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है? यानी ये कैसा बकवास स्टेटमेंट है कि जी आर्मी चीफ को इमरान खान से शदीद नफरत है। आज एक और स्टेटमेंट आया है, और वो ये आया है कि अलकादर केस लगे या ना लगे, ईद से पहले लगे या ईद के बाद लगे, इमरान खान ने रिहा नहीं होना। अब ये मुझे बताएं कि ये तो सीधा सीधा पूरी की पूरी जुडिशरी के आपने कपड़े उतार के उनको आपने फेंक दिया। हाँ, कि जनाब आपने इंसाफ नहीं देना, इंसाफ कहीं और। वो हमारे दोस्त हैं, वो हर दूसरे दिन हर अदालती फैसला वो पहले बताते हैं। वैसे अब तो इनके लक्षण से भी पता चलता है, सारे पता है जी। अब तो सबको आइडिया मखसूस नशिस्तें किधर जानी है और कौन सा काम किधर होना है। अब तो ये अगर किसी को लगता है कि इमरान खान बाहर आएगा एस्टेब्लिशमेंट को होश आने से,
तो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फौजी क़यादत जिस तरह अपने टाउटों से बयानात दिलवा रही है और जिस तरह के इकदाम अदालतों में हो रहे हैं, उनको देखते हुए लगता है कि जब तक इनको प्रॉपर झटका नहीं मिलेगा कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा। पिछले दिनों जब इनको झटका मिल रहा था और इंडिया वाला एपिसोड नहीं हुआ था तो ये सबको टेलीफोन कर करके हर एक को मना रहे थे, हर एक से बात कर रहे थे। आजकल इनको मिली है थोड़ी ऑक्सीजन, तो ये कब तक चलेगी? आप एक ब्लंडर करेंगे, एक गलती करेंगे और मंजी ठुक जाएगी वापस। ऐसा ही है। चौधरी इक़्तिदार साहब का मुझे याद आ रहा है, वो कहते लतीफ खोसा साहब ने क्या कहा पता? उन्होंने कहा जमीन पे तो लड़ाई नहीं हुई, तो फील्ड मार्शल कितों बन गए। वो अपनी अभी नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी तो लोग अभी भी पाकिस्तान के जो अवाम है, सहाफ़ी, शहरी, सियासतदान वर्ग, वो अभी भी कहते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली है। अभी वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो गए ही नहीं ना, कोई जा ही नहीं रहा उधर कि ठीक है हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली है, अच्छा हासिल हुआ है। नहीं, इंडिया भी उधर सेलिब्रेट कर रहा है, उनके जहाज गिर गए, उस वजह से बहुत परेशान है वो। ठीक है जी, वो तो चाइना का माल चल गया। पूरी दुनिया जी है वो साड़ी तारीफा कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं ना, ये जो मैसेजिंग करवा रहे हैं कि नफरत बहुत ज़्यादा है और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर ये नहीं हो सकता, फिर तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसे दोस्तों को ये किसी और काम पे लगा दें, क्योंकि वरना इन्होंने बेड़ा गर्क कर देना है। आप मुझे बताएं ना, इन्होंने शहीद अरशद शरीफ को मार दिया, वो इनसे मर गया? नहीं मरा। तो फिर ये खुद मर गए। जनरल बाजवा का लोग नाम लेते हैं दुआ के अंदर, या अरशद शरीफ का लेते हैं? शहीद अरशद शरीफ मरा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जिंदा है ना। जिंदा है। तो मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि आज अरशद शरीफ जिंदा है या जनरल बाजवा जिंदा है? क्योंकि लड़ाई तो यही थी ना, जनरल बाजवा चाह रहे थे कि वो मेरे मुताबिक काम करे, वो कहते मैं अपने मुताबिक करूंगा। तो वो तो उस वक्त तो मुकाबला जनरल बाजवा का और अरशद शरीफ का था। आप मुझे बताएं आज दोनों में से जिंदा कौन है? अरशद शरीफ। दोनों में से जिंदाबाद कौन है? अरशद शरीफ। लोग दुआ किसके लिए करते हैं? अरशद शरीफ। तो ये मार लेंगे इमरान खान को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं कर सकते। ये लड़ाई हारेंगे, इनको ये लड़ाई हारनी पड़ेगी। और याद रखें, इनकी भी और पाकिस्तान की भी जीत इसी में है कि एस्टेब्लिशमेंट अवाम से ये लड़ाई हार जाए। अल्लाह करे कि हमारी तो दुआ है। देखिए, मेरी ख्वाहिश ये है बिल्कुल कि नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, जितने पुराने सियासतदान हैं, वो होश के नाखून लें और इस वक्त से फायदा उठाएं और एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भेज दें, फिर मुल्क को खुद चलाएं। सर, ये बुरा चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे, बिलीव मी, ये फौज से ज्यादा बेहतर मुल्क चला लेंगे सियासतदान। देखिए, बात ये है कि और जो उसके बाद सियासतदानों के खिलाफ बोले, देखें अभी डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा थोड़े दिन पहले, ये सियासतदान सारे करप्ट हैं। जी हाँ, कितनी बुरी बात है। आज आर्मी चीफ से भी ऐसी कोई इक्तदार के बुके इस तरह का कोई जुमला उनसे रिपोर्ट हुआ। देखें कितनी बुरी बात है। आप सियासतदानों को गाली देते हैं, बुरा कहते हैं, लोग उन्हें जो है वो वोट डालते हैं। हमारे यहां पे तरीका वारदात ये है कि आईन में लिख दिया गया है कि आप फौज के खिलाफ एक जुमला नहीं बोल सकते, और उसका फायदा उठाते हैं, सियासतदानों को गाली देते हैं, बाकी सारे इदारों को गाली देते हैं। तो कोई एक भी इदारा या इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत रहने दी गई हो, और जब किसी इंस्टीट्यूशन की इज्जत बनने लगती है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। हम जितने प्रोग्राम करते हैं सियासतदानों पे करते हैं, हमने कभी इस पे प्रोग्राम किया कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? देखिए, फौज के खिलाफ कोई भी नहीं है, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, बात है पॉलिटिकल एजेंडे की। जब एक मिलिट्री लीडर एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आएंगे, वो भी जाती नौयत का, तो उस पे तनकीद लोग इख्तलाफ करेंगे, उससे इख्तलाफ होगा और बनता है लोग, उस पे इख्तलाफ होगा, और वही बात होती है। अब उस इख्तलाफ की वजह से, क्योंकि अब हमें नजर आ रहा है ना, 8 फरवरी 2024 किसको नजर नहीं आ रहा? काजी फायज ईसा क्या भूल गए हैं? किसको नजर नहीं आ रहा? आज जो जस्टिस हिलाली हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीन हैं, क्यों वजाहतें कर रहे हैं जी? नहीं, वो चीफ साहब ने शायद ये भी कहा है, फील्ड मार्शल साहब ने, कि इनकलाब जो आना था वो 1947 में आ गया था 14 अगस्त को। उसके बाद जनाब इस तरह ये मुल्क 2 टुकड़े भी हुआ है बीच में तो वो बांग्लादेशियों के लिए वो एक इनकलाब था, वो अपना मुल्क ही अलग करके ले गए। ये मुल्क जो है, इसमें ये जो अभी 8 फरवरी 2024 को हुआ, इससे बड़ा इनकलाब कौन सा होगा? और देखिए, इनकलाब एक ऐसी चीज है जिससे हर वो स्टेटस को हमेशा इनकलाब से डरता है। साबिर भाई, जो स्टेटस को है ना, वन लाइनर ये है, जो भी स्टेटस को होगा, जिस कैफियत में होगा, जिस मुल्क में होगा, जिस पोजीशन में होगा,
वो इनकलाब के नाम से हमेशा डरता है और वो हमेशा ये कहता है इनकलाब नहीं आना, कभी नहीं आना, आएगा ही नहीं, लोगों को कायल करता है इसके ऊपर। सॉफ्ट रेवोल्यूशन इस मुल्क में आ चुका है। लोगों ने वोट के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवाए, उनको धूल चटाई, उनके माथे पे लिख दिया एस्टेब्लिशमेंट के कि शिकस्त। ये वोट के जरिए लोगों ने इसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, वो आ गया। अब अगर ये किसी और चीज के इंतजार में है तो वो भी आ जाएगी एक दिन। अगर इन्होंने दो कौमी नजरिया साबित करना है कि दो कौमी नजरिया है, तो फिर इन्हें बांग्लादेश के साथ दोबारा कन्फेडरेशन पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कायदे आज़म का पाकिस्तान तो वो था। आपको पता है पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान जो था, वो पूरी दुनिया में एक मौजज़ाती रियासत थी। 2 विंग्स, 1000 मील का फासला, हाँ, और दोनों जुड़े हुए और सॉवरेंटी, एक सॉवरेन कंट्री थी और सेम उस पे पैटर्न पे चलती, ठीक है, सॉवरेन, और दरमियान में 1000 मील मौजज़ा तो वो था, वो मौजज़ा था। उस मौजज़े को हमने 71 में गर्क कर दिया। और वो इंदिरा गांधी ने वैसे नहीं कहा था कि मैंने बहरा अरब में दो कौमी नज़रिए को गर्क कर दिया। अगर उसको वापस लाएं तो मैं कहता हूँ हम आपको नहीं और कुछ ना करें। अब इतना बड़ा होता है फील्ड मार्शल का, मैं तो उम्मीद करता हूं इनसे कि ये कश्मीर को फतह करके हमें देंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर वापस पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। देखें, मेरा वहां पे घर है, मेरे से ज्यादा किसको जल्दी होगी जाने की। मेरे रिश्तेदार वहां रहते हैं, मैं तो वहां जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा। तो वो करें अगर वो कर सकते हैं तो, और करना चाहिए। आपने बता ही दिया साबिर भाई। देखें, मैं 2022 में हमने प्लान किया था कि हम हज पे जाएंगे, क्योंकि 19 में मेरे अम्मी अब्बू ने हज किया था, अबू जी ने पहले भी किया था, और 2019 में अम्मी अब्बू दोनों गए थे। और मेरा इरादा ये था कि 2022 में हम जाएंगे। हालात ऐसे थे, फिर हम नहीं जा पाए। और 2023 में तो पक्का इरादा था, बल्कि जिन लोगों ने मेरे साथ जाना था हज पे वो चले गए और मैं रह गया, क्योंकि मुझे वो जबरी तौर पे लापता कर दिया था एजेंसियों ने। मैं उनके पास था, मैंने ईद वाले दिन, उससे पहले भी मैंने बड़ा उनको, वो कहता रहा मैं उन्हें कि मैंने हज पे जाना है भाई, मुझे छोड़ दें, मुझे हज तो करने दें आप। तो उन्होंने कहा जी अगले साल आप जरूर इंशाल्लाह हज पे जाएंगे, तो इस साल आपको हम नहीं छोड़ सकते, अभी आपका ऑर्डर नहीं है छोड़ने का। वो मेरी ईद भी अंदर ही हो गई, हज भी अंदर ही हो गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं हज पे नहीं जा सका। मैंने और मेरी वाइफ ने प्लान किया हुआ था 2022 का, 2023 में हमने सारा कुछ किया हुआ था। जो लोग हमारे साथ जा रहे थे वो गए भी हज पे। वो जब मैं छूट के आया एजेंसियों की कैद से, उन्होंने मुझे बताया भी कि हम सारे हज पे गए और हमने आपको बड़ा मिस किया वहां पे, आपके लिए दुआ भी की। फिर 2024 में मैंने हज पे जाना था, तो और ये मुझे कहा भी था एजेंसियों ने कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अगले साल हज पे चले जाएंगे जब आप छूट के अपने घर जाएंगे। पहले तो वो बताते नहीं कि छूटूंगा, फिर उन्होंने बीच में मुझे कुछ लोगों ने आसरा दिया कि एक दिन आप चले जाएंगे अपने घर। मैं फिर जब घर आया तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं हज पे जाऊंगा। तो मैंने दोबारा हज की तैयारी की तो देखा फिर नाम इन्होंने ECL में डाला हुआ था। मैंने केस लड़ना शुरू किया, लड़ते लड़ते मैं एयरपोर्ट गया हज के लिए, यानी मैंने 3 दफा टिकट लिए और तीनों दफा मैंने हाई कोर्ट के कहने पे लिए। ये आमिर फारूक साहब थे चीफ जस्टिस, ये आसरा देते थे, मैं टिकट ले लेता था। और मैं जब टिकट लेता था दोबारा एयरपोर्ट जाता था, फिर रोक लेते थे, फिर जाता था, फिर रोक लेते थे। तो फाइनली फिर इनके फैसले के खिलाफ मैंने अपील की आमिर फारूक साहब के, इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा था। फिर वो डबल बेंच लगा, उसमें बड़ी मेहरबानी की अरबाब ताहिर साहब ने, और जो स्वाद से हमारे जज हैं, मेरे जेहन से नाम निकल गया, उन्होंने, इन 2 जजेस ने, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये बड़े शानदार जज हैं। इन दोनों ने मेहरबानी की, कमाल मेहरबानी की। इन्होंने कहा, बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को कहा हमने, अच्छा उन्होंने कहा पैसे जमा करवा दें। सिद्दीक जान ने बेचारे ने फटाफट 10 लाख रुपया वहां जमा करवाया। अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे उस वक्त, ना मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। सिद्दीक जान ने फटाफट 10 लाख का अरेंज किया। वो जाके उनको वजारत दाखिला वालों को पैसे भी दिए कि ये गारंटी आ गई, अब तो बंदे को जाने दें आप हज पे। हमने जाके अदालत में बताया, उन्होंने हमें लिख कर दे दिया। अब मैं एयरपोर्ट में गया तो एयरपोर्ट जाने से पहले मुझे बताया कि वहां तो बड़ी दुनिया खड़ी है, आपको पकड़ने के लिए तकरीबन कुछ 200 के करीब आदमी है, हर दरवाजे पे, हर जगह पे वो आपको ढूंढ रहे हैं, वहां पे हर गाड़ी की डिक्कियां तक चेक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं डिक्की में थोड़ी जाऊंगा, मैं शहबाज शरीफ थोड़ी हूं, हज पे को बंदा डिक्की में जाता है, मैं तो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊंगा। तो मैं फिर वो एहराम में था, फिर मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि जब आप एहराम बांध लेते हैं तो फिर आप नहीं रुकते, बिल्कुल, फिर आपको ट्रैवल करना होता है। मैंने कहा अगर जबरदस्ती रोकेंगे तो ठीक है, मुझे तो जाना है।
तो अली ने मुझे बता दिया पहले से कि भाई ये आपको अरेस्ट कर देंगे। मुझे अंदाजा हो गया, वहां पे खबरें अच्छी नहीं आ रही एयरपोर्ट से। बाद एयरपोर्ट पे गए, मैं तो वो पढ़ रहा था तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका ला। आज भी मैं ये पढ़ रहा था। तो मैंने तो नियत पूरी की, नवाफिल पढ़े, मैं हज के लिए निकला, वहां पहुंचा तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती रोक लिया। पुलिस वाले रो रहे थे। पुलिस वालों ने मेरे घुटनों को पकड़ा, मेरे से हाथ जोड़ के माफिया मांगी। उन्होंने कहा हमें आप माफ कर दें। वो कांप रहे थे कि ये हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ ये वाला जुल्म नहीं किया जो आपके साथ हम कर रहे हैं। और मैंने कहा यार मुझे 3 साल से हज पे ये नहीं जाने दे रहे, ये रियासत चाहती क्या है? और साबिर भाई क्या मैं पहले हज पे नहीं जा सकता था? बिल्कुल जा सकता। फर्ज करें अगर मैं अदालत ना जाता और मैं अफगानिस्तान चला जाता, जी हाँ, तो मैं बड़े आराम से हज पे चला जाता। आराम से मैं यहां से अफगानिस्तान जाता, अफगानिस्तान से मैं पैकेज लेता हज का, वहां से मैं जाके हज कर लेता और हज करके वापस आ जाता पाकिस्तान, किसी के फरिश्तों को भी पता ना चलता। तो मुझे इनको लगा कि पता नहीं ये रोक के किसी, मैं सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के अंदर की नफरत है, बोगस है, वरना हज पे कौन किसको रोकता है? असल में मैं आपको बताऊं कि अफसोस इस बात का ना कि हमारे पिछले ये जो रिजीम है इसका कोई ना कानून से ताल्लुक ना आइन के साथ ताल्लुक। एक होता है मोरालिटी होती है, इंसानियत होती है, वो इंसानियत भी खत्म हो गई। कुछ उसूल है, वो कुछ लिमिट्स होती हैं। कभी ये बंदा हज पे जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, इसको हमने नहीं रोकना। देखें अगर कोई बंदा हज पे जा रहा है और वहां से वो कमिटमेंट तोड़ देता है, ये नहीं वो कमिटमेंट देके गया था ना मैं अदालत को कि मेरा इस तारीख को हज खत्म हो जाएगा, इस तारीख को मैं अदालत में आ जाऊंगा। अभी समी इब्राहिम साहब गए ना, अपने बच्चों को मिले, वापस आ गए ना, वापस आ गए। जो कमिटमेंट दी वो पूरी की। कमिटमेंट मैंने भी पूरी करनी थी। मैं दोबारा उस अदालत में गया था कि जनाब मुझे हज पे नहीं जाने दिया, जज साहब मैं आ गया हूं, खतरे के बावजूद गया था। तो जज साहब ने कहा आपको आने की जरूरत नहीं, हम खुद इनको देख लेंगे, वो केस अभी भी पेंडिंग है वहां पे। तो मेरी ये नियत थी। और मैं आपको बताऊं, जब मैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान क्रॉस कर रहा था ना, जब मैं निकला हूं पाकिस्तान से, उस वक्त मेरे दिमाग में जो बड़ी 2-3 चीजें थी, उनमें एक मेरा हज था कि इन्होंने मुझे 3 साल से हज नहीं करने दिया। मैं कहीं भी पहुंचूंगा, किसी भी मुकाम पे होऊंगा, मैं इस साल हज जरूर करूंगा इंशाल्लाह। इन्होंने मुझे जबरदस्ती हज से उठा के ले जाएंगे, ले जाओ उठा के, और मुंह काला करना है तो और कर लो। मैं कोई इनकी गिरफ्तारियों से डरता थोड़ी हूं। 10 दफा इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, इन्होंने मुझे अगवा किया, मार कुट के देख लिया। इन्हें यह पता है ये बंदा डरता नहीं है, इन्हें इस बात का आइडिया है कि ये डरता भी नहीं है, कंप्रोमाइज भी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां मौजूद हूं अपनी आवाज के लिए कि मेरी आवाज ये बंद कर देते हैं बार बार। मेरी आवाज बोलती रहनी चाहिए, जो मेरा हक है बोलने का वो होना चाहिए। और जिंदगी में और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनको भी मुझे अदा करना था। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपने आप को, अपनी जान मैंने बचाई है फॉर द टाइम बीइंग। गिरफ्तारी से कौन डरता है? ये कर भी क्या सकते हैं, इसके अलावा और कर क्या सकते हैं आप? इसके बाद इसके अलावा साबिर भाई की सोच तो आप नहीं बदल सकते हैं ना? सोच नहीं बदल सकते, ये बात सही है। क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की तारीख में मुझे वो बता रहे थे दोस्त कि एक ही आदमी है जिसको हज से रोका गया, और वो मैं हूं। ये किसी के साथ इन्होंने ये वाली ज्यादती नहीं की, किसी के साथ ये वाला जुल्म नहीं किया। मैंने ये पूरा साल जिस तकलीफ में गुजारा है ना, मैं साबिर भाई आपको बता नहीं सकता। मुझे दोस्तों ने कहा कि उम्रे पे चलो, मैंने कहा जी मैंने पहले 2 मरतबा उम्रा किया हुआ है। अभी जब मैं निकला था तो मुझे उम्रा भी मैं कर सकता था। इससे पहले भी इन्होंने यही किया तमाशा, ये दोबारा करके देख लें। इनका तरीकाकार ही है, इख्तलाफी आवाज को ये बर्दाश्त नहीं करते। मैं आज सुन रहा था आर्मी चीफ को, उन्होंने कहा जी कोई चीन और अमेरिका की फौज पे तनकीद करता है तो सर चीन और अमेरिका की फौज मार्शल तो नहीं लगाती ना, उनकी हरकतें ही नहीं है तनकीद वाली। और फौज पे कौन तनकीद करता है? फौज की तो सारे तारीफ करते हैं। तनकीद होती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गंदी पॉलिसियों की, जिसके तहत वो मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत वो काबू करते हैं पूरे निजाम को, जिसके तहत वो हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं, जिसके तहत वो इदारों पे कब्जा करते हैं, जिसके तहत वो अदलिया पे कब्जा करते हैं, जिसके तहत वो जबरी तौर पे लापता करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीजों के ऊपर तनकीद होती है। अगर ये चीजें ना करें तो चीन और अमेरिका की फौज की तरह, यानी इंडिया की फौज जंग हारी हुई है, लेकिन उनके मुल्क में उनकी जो पॉलिसीज है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, उनके ऊपर तनकीद नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर आप लड़ाई जीते हुए हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है, लेकिन फिर भी तनकीद की जद में वजह यह नहीं है कि आप लड़ते कितना अच्छा है, वजह यह है कि आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आपने यह भी कहा कि आइन में कोई इजाजत नहीं है कि फौज के ऊपर तनकीद की जा सके, तो सर आइन में तो यह भी इजाजत नहीं है कि हुकूमत बनाई जाए और गिराई जाए।
आइन तो और भी बहुत कुछ कहता है, और पाकिस्तान में अगर कभी आइन टूटा है तो ज्यादातर आइन तब टूटा है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आइन तोड़ा और मुल्क पे कब्जा किया है, वरना इस मुल्क में तो आइन टूटा ही नहीं। सिविलियन बेचारे क्या आइन तोड़ेंगे, उनकी तो औकात ही कोई नहीं है, वो तो तोड़ ही नहीं सकते, कानून के साथ बंधे हुए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि हम पाकिस्तान में भी जल्दी वापस आए, हालात बेहतर हों, और मैं आप सबके लिए दिल से इंशाल्लाह वहां दुआ करूंगा। मेरे लिए भी खास तौर पे दुआ करें। जी साहब, जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।